हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। तो आज की इस क्लास के अंदर आप सभी बच्चों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कराने वाला हूँ। मैं पहले भी 3 क्लासेस ले चुका हूँ, तो जिन बच्चों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को जाके जरूर देखिए। उसके बाद इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियोस को सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको चीजें सारी समझ में आएंगी। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो लेक्चर नंबर 4 है ये हमारा बच्चों। लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, आपको पता है। और इसके अंदर बच्चों जो यूनिट चल रही है वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रही है लगातार। क्लासेस हमारी क्लास नंबर 4 होने जा रही है आज। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगर मैं कहना चाहूंगा बच्चों, जैसा कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो जिन बच्चों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लियर है? तो इसको आज जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, तो इसका भी लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इसको भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? जिसके अंदर मैं आपको साइंस के फैक्ट, मैथ फैक्ट, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता हूँ। क्लियर है? इसी के साथ बच्चों, ये व्हाट्सअप चैनल है। जो बच्चे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को कोई और पीडीएफ भी प्रोवाइड लगातार कराते रहते हैं। वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन इस चैनल पे आता रहता है। क्लियर है? चलिए, तो चलिए फिर आज की इस क्लास में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 4 होने वाला है आपका। उसके बाद बच्चों लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखते चलिएगा। और कानों में ईयरफोन जरूर लगा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि माइक में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो आपको ईयरफोन लगाएंगे तो ज्यादा अच्छे से वॉइस आपको सुनाई देगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए। इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा, आज की इस क्लास में मेरा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, उन चीजों को भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूंगा बच्चों, वो सबसे पहले आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको जानेंगे। यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको जानेंगे। और बिंदु आवेश के कारण इंटेंसिटी क्या होती है, यानी कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम जानेंगे यहाँ पे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सब चीजों को हम जानेंगे। यानी कि बेसिकली आज हम इन 4 टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों किसी आवेश का, जैसे कोई एक आवेश है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक प्लस का पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चारों तरफ का एक क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? एक क्षेत्र बन जाएगा इस तरीके से। कि इस तरीके से ये अपने चारों तरफ क्या बना लेगा बच्चों? एक क्षेत्र बना लेगा। इस तरीके से ये अपने चारों तरफ क्या बना लेगा बच्चों? एक क्षेत्र बना लेगा। ठीक है, इसने अपने चारों तरफ क्या बना लिया बच्चों? एक क्षेत्र बना लिया। तो जिसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। जिसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसने अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लिया, तो बच्चों इसका जो प्रभाव है ये सिर्फ अपने क्षेत्र तक ही सीमित है। इसके बाहर इसको कोई नहीं जानता, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? लेकिन बच्चों जैसे इसके बाहर हमने देखा, वैद्युत क्षेत्र के बाहर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, जिसको हमने कह दिया क्यू नॉट, जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं बच्चों? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं बच्चों? टेस्ट चार्ज। तो हमने देखा बच्चों कि जब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर मैं किसी दूसरे आवेश को, किसी अन्य आवेश को लेके आऊंगा, तो क्या होगा बच्चों? ये जो आवेश है इस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा बच्चों? फोर्स लगाएगा। तो किसी वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य आवेश ये, इस आवेश को अगर इसके क्षेत्र में लेके आऊंगा, तो बच्चों ये दूसरा आवेश, इस पे फोर्स आवेश जो इस पे क्या लगाएगा? एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल लगाएगा। तो वो क्या, उस बल को क्या करेगा बच्चों? ये अनुभव करेगा, फील करेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे कि किसी आवेश के, किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों 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 ओर का, चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसके अंदर, जिसके अंदर अन्य दूसरे आवेश को, अन्य दूसरे आवेश को लाने पर,
बल का अनुभव करता हूं, बल का अनुभव करता हो, अनुभव करता है तथा दूसरे आवेश पर लगने लाने पर बल का अनुभव करता है, तो उस आवेश का उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश का वैद्युत क्षेत्र, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अच्छा बच्चों, अब डेफिनेशन को समझिए। किसी आवेश का, इसको हम बोलते हैं बच्चों स्रोत आवेश। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको? स्रोत आवेश। लिख लीजिए, इसको बोलते हैं स्रोत आवेश। इसको हम बोलते हैं स्रोत आवेश। तो स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर, तो भैया परीक्षण आवेश को ले जाने पर इस पे क्या लगाएगा? एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा बच्चों? फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स को जो फील करते हैं, उस आवेश का, उसके चारों ओर के आवेश को क्या कहते हैं? उसका क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? तो क्या कहते हैं बच्चों? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर अन्य दूसरे आवेश को लाने पर बल का अनुभव करता था, उस आवेश का क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये स्रोत आवेश है, तो इसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लिया, बट ये स्रोत जो परीक्षण आवेश है, इसका भी तो एक पर्टिकुलर अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ कि इसका कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो ये परीक्षण आवेश का कोई भी अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि इसकी ये जो होता है स्रोत आवेश की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, जिस कारण ये अपना कोई भी अपना वैद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस नहीं कर पाता, उत्पन्न नहीं कर पाता। क्लियर है? तो इस बात को आप यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हैं, अगर नोट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि परीक्षण आवेश का टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश का खुद का अपना अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। परीक्षण आवेश का खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, एज ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो चलिए अब जानते हैं बच्चों, तो अब समझते हैं बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस चीज को भी थोड़ा सा समझेंगे। तो बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो अभी हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य आवेश को लेके आएंगे तो उस पर एक बल लगाएगा, तो उस बल को जो फील करेगा उसको हम क्या कहते हैं? उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बात करता हूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी बच्चों वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है। तो जैसे बच्चों समझिए ध्यान से कि जैसे बच्चों ये एक स्रोत आवेश है, मान लीजिए कि ये बच्चों जैसे कि एक स्रोत आवेश है, ये क्या एक स्रोत आवेश है, तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा बच्चों? एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। क्या बनाएगा? एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। इस तरीके से क्या बनाया बच्चों? इसने एक अपने अपने चारों तरफ क्या बनाया? एक वैद्युत क्षेत्र बनाया। ठीक है? तो इसने बच्चों अपने चारों तरफ क्या बनाया? एक वैद्युत क्षेत्र बनाया। क्लियर है? तो बच्चों इससे आर दूरी पर, समझिए ध्यान से, इससे आर दूरी पर हमने मान लिया कि इससे आर दूरी पर इससे आर दूरी यानी कि ये डिस्टेंस जो है बेसिकली कितनी है बच्चों? आर है। इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है बच्चों जिसको मैंने कह दिया पी पॉइंट। क्या कह दिया बच्चों? पी पॉइंट। और यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चों? एक परीक्षण आवेश, जिसको हमने कह दिया परीक्षण आवेश। अब आपको पता है कि ये आवेश जो है पहले वैद्युत क्षेत्र के बाहर रखा था, तो वैद्युत क्षेत्र से उठा के अब मैं क्या ले आया हूँ? इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले आया हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखो कि ये स्रोत आवेश इस पे एक बल नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा, बल लगाएगा। अब वो बल जो है बच्चों आकर्षण प्रतिकर्षण किसी का भी हो सकता है, तो ये इस पे क्या लगाएगा? एक बल लगाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर
क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु की क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, लिख सकते हैं परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना है बच्चों? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल हमने मान लिया बच्चों F है। अगर एकांक परीक्षण आवेश पे देखें, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल पर यूनिट, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा बच्चों? F अपॉन क्यू नॉट। क्या हो जाएगा बच्चों? F अपॉन क्यू नॉट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? ई से। तो ई बराबर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों F अपॉन क्यू नॉट। क्या हो जाएगा बच्चों? ई बराबर हो जाएगा F अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है? क्या हो जाएगा बच्चों? F अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है? अच्छा, इसी के साथ बच्चों मैं बात करना चाहूंगा इसकी यूनिट की। तो इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करता हूँ बच्चों इसके मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है बच्चों, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो इसका क्या है? F अपॉन क्यू नॉट, यानी कि न्यूटन अपॉन कूलाम। या एक मात्रक और होता है बच्चों इसका, वोल्ट अपॉन मीटर। वोल्ट अपॉन मीटर भी इसका मात्रक होता है। सेकंड, इसकी डायमेंशन क्या होती है बच्चों? तो डायमेंशन को देख लेते हैं। दिमाग क्या होती है इसकी? डायमेंशन क्या होती है इसकी? तो डायमेंशन बच्चों फोर्स की क्या होती है? ml T-2। और कूलाम की क्या होती है बच्चों? चार्ज की AT। तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं यहाँ पे, तो डायमेंशन क्या निकल के आएगी बच्चों? यहाँ पे ml, और ये t की पावर 1 है, ऊपर जाके तो किसकी हो जाएगी? -3, और a की पावर -1। ये क्या होगी? इसकी डायमेंशन हो गई। क्या होगी बच्चों? इसकी डायमेंशन। क्लियर है? अच्छा, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों, इसकी क्वांटिटी कैसी है? क्वांटिटी पूछ लीजिए। है राशि कैसी है? ये कैसी राशि है? कैसी क्वांटिटी है ये? तो ये क्वांटिटी कैसी है बच्चों? ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि बोले तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो आप लोगों को बता दूं वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो कौन सी होती है कि दो फिजिकल क्वांटिटी विच आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनके पास परिमाण और दिशा होती है, दोनों होती है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग उसको हम कहते हैं सदिश राशि। अब सदिश राशि है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्शन छिपी हुई है। डायरेक्शन क्या होती है इसकी? तो इसकी डायरेक्शन ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? तो इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसकी डायरेक्शन होती है। पूछ लिया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वाली बात अब तक यहाँ तक की सारी चीज समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से देख लो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश पर कोई भी टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उस पर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि आपको पता है जहां भी दो चार्ज पार्टिकल दिखते हैं तो वहां पे क्या इस पे फोर्स लगाएगा।
ये फोर्स बच्चों आपको पता है किसी का भी हो सकता है, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है। क्लियर है? तो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो बच्चों बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसा भी डायग्राम मैंने बनाया था वही एजिडिक डायग्राम यहाँ पे बना लो बच्चों। तो किसी बिंदु आवेश के कारण, तो जैसे मान लो बच्चों कि ये कोई स्रोत आवेश है, तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा बच्चों? एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो इस आवेश ने अपने चारों तरफ एक क्या बना लिया? एक वैद्युत क्षेत्र बना लिया। ठीक है, इस तरीके से इसने क्या बना लिया? अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बना लिया। और ये जो डिस्टेंस है बेटा ये है आर। ठीक है, आर डिस्टेंस है। और यहाँ रखा हुआ है एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट। क्यू नॉट। और बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट है, ये मैंने मान लिया कि ये पॉइंट जो है पी पॉइंट है। इस पॉइंट को मैंने कह दिया पी पॉइंट। ठीक है, तो पी पॉइंट, अब ये वही डायग्राम हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ये इस आवेश के चारों तरफ का क्या है? वैद्युत क्षेत्र। तो बेसिकली मुझे पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है कि पी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होती है किसी बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश ये रहा, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी पॉइंट पी पर। तो इसकी हम किस तरीके से निकालेंगे? तो जो भी इसके अंदर आपने समझा उसको यहाँ पे लिख लीजिए। माना कि माना कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ऐसा करने हेतु, ऐसा करने हेतु बिंदु पी पर, बिंदु पी पर परीक्षण आवेश रखते हैं, परीक्षण आवेश रखते हैं। जहां पे भी इंटेंसिटी निकालनी होगी वहां पे बच्चों हम क्या रखेंगे? परीक्षण आवेश, जो कि बेसिकली ये टेस्ट करता है। परीक्षण आवेश रखते हैं, रखते हैं। क्लियर है? अच्छा बच्चों ध्यान से देखो कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, और दो, जब भी दो चार्ज पार्टिकल होंगे तो वहां पे क्या लगेगा? कूलाम का नियम लगेगा। क्या लगेगा? कूलाम का नियम। ठीक है, तो लिख सकते हैं आवेशों के, तो कलर चेंज करता हूं। ठीक है बच्चों, तो लिख देते हैं आवेशों के मध्य, तो आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य लगने वाला, लगने वाला बल, बल कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, अगर कूलाम के नियम से बच्चों आवेशों के मध्य कौन सा बल लगेगा तो यहाँ पे लिखेंगे F इजिकल्स टू के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर डाल दीजिए फर्स्ट। अच्छा इसी के साथ बच्चों वी नो, अभी हम पहले ही जान चुके हैं। वी नो डैट, आप जानते हो बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी पीछे पढ़ाया था। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों? ई बराबर, अभी बताया मैंने, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या होती है बच्चों? ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ये मैंने अभी आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। क्या होती है बच्चों? एफ अपॉन क्यू नॉट। ये वाली मैं बात बता चुका हूँ। इक्वेशन नंबर डाल दीजिए सेकंड। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में अगर एफ की वैल्यू उठा के कहाँ पर रख दूं, इक्वेशन सेकंड में रख दूं, तो यहाँ लिख सकता हूँ, तो लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण एक से एफ का मान निकाल के समीकरण दो में रखने पर। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, इक्वेशन सेकंड क्या थी? ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू रख दो बच्चों। एफ की वैल्यू ये रही बच्चों, देखो ध्यान से, एफ की वैल्यू बच्चों ये रही यहाँ पे। तो एफ की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे? ये रही। एफ बराबर के क्यू वन क्यू, एक के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे रखेंगे बच्चों के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी पहले से क्यू नॉट है। अब बच्चों ये क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये क्यू नॉट क्या यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या आया बच्चों? ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या है बच्चों? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इस चीज को मैं चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? यहाँ पे के की वैल्यू रख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। यानी ओवरऑल में इस तरीके से इस फॉर्मूले को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों? रिजल्ट आ गया। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसी के साथ में इसके ग्राफ की बात करना चाहूंगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गया। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये किसका किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण। क्लियर है? तो ये वाली बात आई है, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसी के साथ में थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करना चाहूंगा इसका, कि ग्राफ और देख लीजिए इसका, थोड़ा सा ग्राफ और देख लीजिए बच्चों। तो ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस एंड रेडियस के बीच का। ठीक है, चलिए तो इसका ग्राफ और देख लीजिए बच्चों यहाँ पे। तो इसका ग्राफ और देख लीजिए यहाँ पे। तो ग्राफ क्या है बच्चों? जैसे आपको याद रखना है कि ई अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, तो इसका जो ग्राफ है बच्चों वो इस तरीके से बनेगा। ये मान लीजिए कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बच्चों? आर को, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इंटेंसिटी ई को। तो इसका ये ई जो है बच्चों क्या है? आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आर बढ़ेगा तो ई, आर बढ़ेगा तो ई घटेगा। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो स्क्वायर ऑफ रेडियस के। तो इसका जो ग्राफ है बच्चों वो इस तरीके से आएगा। ये रिप्रेजेंट करेगा आर को, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा ई को। तो इसका ग्राफ जो है बच्चों स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो आर के, तो इसका ग्राफ जो है वो कर्व टाइप में मिलेगा।
लेकिन स्क्वायर ऑफ रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका ग्राफ जो है वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बस इन प्रॉपर्टीज को आपको नोट कर लेना है कि विद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो पहला पॉइंट आपको पॉइंट्स के रूप में आपको लिखना है ये, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इमेजिनरी लाइंस यानी कि हमें दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर है? काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो जो वास्तविक वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, जो रियल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयास करती हैं। क्लियर है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। कभी एक दूसरे को नहीं काटती काटती हैं। क्यों नहीं काटती? क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाएं बन जाएंगी। कितनी दिशाएं बन जाएंगी बच्चों? दो दिशाएं बन जाएंगी जो कि असंभव है। जो कि असंभव है। जो कि असंभव है। क्लियर है? यानी इस तरीके से एक ये। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसका कटान बिंदु है, तो इस कटान बिंदु पे क्या है बच्चों? दो डायरेक्शन बन जाएंगी जो कि पॉसिबल है नहीं है। क्लियर है? तो इसकी दो डायरेक्शन बन जाएंगी इस पॉइंट पर, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, डू नॉट इंटरसेप्ट। क्लियर है? तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी क्योंकि ऐसा कभी कटान बिंदु पर दो डायरेक्शन होंगी जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? अच्छा, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा विद्युत बल को प्रदर्शित करेगी। बल को प्रदर्शित करती है। कैसे बच्चों? जैसे बच्चों ध्यान से देखिए इस तरीके से। तो बच्चों इस पे जो भी लाइन स्पर्श रेखा, मैं अगर कोई भी टेंजेंट खींचता हूँ, तो जैसे कि अगर इस पे ये वाली टेंजेंट खींची तो ये इसकी डायरेक्शन बताएगी। यहाँ पे टेंजेंट खींची तो ये इसकी डायरेक्शन। तो ये बेसिकली जिसका भी मैं अगर टेंजेंट खींचता हूँ तो ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यही बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। क्लियर है? तो इस पर कोई भी अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये E1, ये E2, ये इस तरीके से। तो प्रत्येक पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है क्या है? बदल रही है। क्लियर है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट आपको याद ध्यान रखना है, एकल धनावेश। जैसे कि बच्चों एकल एकल धनावेश
एकल धनावेश के लिए क्या होता है बच्चों? एकल धनावेश के लिए, एकल धनावेश के लिए आवेश, एकल धनावेश के लिए आवेश, एकल धनावेश के लिए आवेश धनात्मक आवेश से, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर, प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। कहां तक जाती हैं बच्चों? अनंत तक जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अनंत तक जाती हैं। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे समझिए ध्यान से, जैसे कि कोई पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये कोई एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमेशा बच्चों इससे दूर जाएंगी, इस तरीके से, इस तरीके से। अब बच्चों ये लाइन कहाँ जा रही है हमें तो नहीं पता भाई, तो ये बेसिकली हम मान लेते हैं कि ये कहाँ जा रही है? इंफिनिटी पे जा रही है। कहाँ जाके मिलेंगे? इंफिनिटी पे। तो कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके कारण जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो कहाँ तक जाएंगे बच्चों? अनंत तक। यानी कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी उस तरफ से दूर होगी, बाहर की तरफ। क्लियर है? कहाँ पे जाती है? इंफिनिटी पे। अब इसी के साथ बच्चों पांचवा पॉइंट क्या है? तो पांचवा पॉइंट और देख लेते हैं। तो पांचवा पॉइंट जो है बच्चों ये है कि अगर कोई, पांचवा पॉइंट एकल ऋणात्मक, एकल ऋणात्मक आवेश, आवेश के लिए यह अनंत से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश तक जाते हैं, ऋणात्मक आवेश की ओर आती है, ओर आती है। इसका क्या मतलब है बच्चों? जैसे कि कोई नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है बच्चों यहाँ पे, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अनंत से आएंगी। कहाँ से आएंगी बच्चों? अनंत से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये बच्चे कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। तो कहाँ पे जा रही है? नेगेटिव चार्ज के अंदर तक जा रही है। क्लियर है? तो पांचवा पॉइंट ये। अच्छा, छठवां पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों, छठवां पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यह रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं, आवेश से प्रारंभ होती हैं, प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश में समाप्त होती हैं, ऋणात्मक आवेश में समाप्त होती हैं, समाप्त होती हैं, ऋणात्मक आवेश में समाप्त होती हैं। क्लियर है? और लास्ट पॉइंट ये है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होती हैं, पास पास होती हैं, उनके मध्य, उनके मध्य प्रबल वैद्युत क्षेत्र पाया जाता है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र पाया जाता है, पाया जाता है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखना है। एक बार मैं सारे पॉइंट्स तुमको एक बार फिर से बता देता हूँ, देख लीजिए ध्यान से। तो बच्चों पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, क्या यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, इनका काम होता है। ठीक है? कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कोई कटान बिंदु पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तीसरा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर जो खींचेगी स्पर्श रेखा, जो टेंजेंट खींचते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, वैद्युत फोर्स की
डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। चौथा पॉइंट बच्चों क्या है कि कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो निकलने वाली मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। क्लियर है। अच्छा नेगेटिव है तो इन्फिनिटी से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाएंगे बच्चों, वो जाएंगे नेगेटिव चार्ज के अंदर। पांचवा छठवां पॉइंट ये है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक में खत्म। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और ये कोई एक नेगेटिव चार्ज है, तो इससे जो निकलने वाली जो इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर है। तो इस बात को ध्यान रखना, पॉजिटिव से प्रारंभ होंगी और समाप्त कहाँ पे होंगी बच्चों, नेगेटिव में जाके समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। तो लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र जितनी रेखाएं, ये रेखाएं जो है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है जितनी ज्यादा पास पास होंगी उतना ही इनके बीच में क्या होगा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र पाया जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा। क्लियर है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। चलिए, तो चलिए, तो आज की इस वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो लोग इस समय, जो अभी जिन लोगों को नहीं पता है कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है एडवांस क्लासेस का, तो वो वही इस वीडियो से इस चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को सबसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों में अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।